ज्वार भाटा का गीत। ढाका के एक मुसलमान रईस की 2 मंजिला कोठी किराए पर लेकर हुकूमत ने हाल ही में उसमें रेडियो स्टेशन कायम किया था। ये कोठी भी ढाके की सारी इमारतों की तरह कदीम, दकियानूसी और माजी में डूबी हुई मालूम होती थी। जब दीपाली ने रेडियो पर गाना शुरू किया, डॉक्टर सरकार बड़ी बाकायदगी से उसके साथ आते थे और छड़ी की मोट पर हाथ धरे बरामदे की एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन 3-4 बार आने के बाद वो उकता गए थे। मतब के हरज की परवाह नहीं की थी, मगर उन्होंने देख लिया था कि रेडियो स्टेशन गैर अखलाकी शय नहीं है। कलकत्ता शहर में बड़ी आज़ादी थी, लेकिन फ्यूडल ढाका अभी बेहद कदामत पसंद और पसमानदा था। और फिर खुद डॉक्टर सरकार गफ्फार गांव ज़िला मेमन सिंह के जिस मफलूकुल हाल ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उसमें लड़कियों का तन्हा घर से बाहर निकलना बहुत मायूब समझा जाता था। मगर अब दीपाली अकेली रेडियो स्टेशन आती थी या कभी कभार खूखू उसके साथ आ जाता था। वो अब्बासुद्दीन अहमद की शागिर्दी में मशरक़ी बंगाल और बिलखुसूस मेमन सिंह की लोक संगीत की माहिर होती जा रही थी। उसके नशरिया प्रोग्राम नहायत मकबूल हो चुके थे। 19 दिसंबर की शाम वो अपना प्रोग्राम ख़त्म करके स्टूडियो से निकल रही थी कि बराबर के एक दरवाजे पर डॉक्टर सरकार के पुराने दोस्त और शांति निकेतन के प्रोफेसर माहिर लिसानियात सैयद मुर्तज़ा हुसैन उससे टकरा गए। उन्होंने त्योरी पर बल डालकर और छड़ी उठा के गोया डांटते हुए कहा, तुम्हारे बाबा कैसे हैं? ठीक हैं काका। वो तेज़ी से फिर आगे बढ़ी, लेकिन सैयद मुर्तज़ा हुसैन उसके पीछे लपके। और सुनो लड़की, तुमने हमारे यहाँ आने के मुताल्लिक़ क्या फ़ैसला किया? सैयद मुर्तज़ा हुसैन ने छड़ी हवा में लहराई। दीपाली ने गैर यकीनी अंदाज में सर हिला दिया और गैलरी के सिरे पर आवेज़ा क्लॉक पर नज़र डाली। शाम के 7 बज रहे थे। अब वो दोनों सदर दरवाजे पर पहुंच चुके थे। चारों तरफ एक तारा और एसराज उठाए फ़नकारों और रेडियो के अराकीन की आमदोरफ़्त जारी थी। प्रोफेसर सैयद मुर्तज़ा हुसैन, जो हिंदुस्तान और यूरोप की कदीम व जदीद 20-25 ज़बानों के माहिर थे, बरामदे में पहुंचकर ठिठक गए। बेवकूफ़ों की तरह सर क्यों हिला रही हो? उन्होंने दुरुस्ती से मुतालबा किया। अंदर अब्बासुद्दीन अहमद ने गाना शुरू कर दिया था और उनकी खूबसूरत जानलेवा आवाज़ पद्मा की लहरों की तरह सारे में फैलती जा रही थी। पद्मा के मांझी का गीत, भाटा का नगमा, अब्बासुद्दीन अहमद की अमर संगीत, भटियाली। दीपाली ने बरामदे के एक दर से टिक कर पल के लिए आंखें बंद कर लीं। तुम खुशकिस्मत हो दीपाली कि तुमको अब्बासुद्दीन अहमद की शागिर्दी मुयस्सर है। ज़िंदगी का हर लम्हा गनीमत जानो। दूर पद्मा की तारीक पुरसुकून लहरों पर से बहती सैयद मुर्तज़ा हुसैन की आवाज़ उसके कानों में आई। उसने चौंक कर आंखें खोलीं। ये मेरा देश, ये पद्मा और मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये संगीत, ये महान कलाकार, ये सब इसी तरह रहेगा। मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? तारीक रातों में अहम साजिशें हो ही रही हैं। प्रोफेसर मुर्तज़ा हुसैन को भी शायद पूरी तरह मालूम नहीं कि हम क्या करने वाले हैं। वो खुद और हम सब कहाँ हैं? उसकी हिम्मत दोबारा औद कराई और उसने ज़रा बशाशत से कहा, काका अब फ्रेंच में डांटिए तो, या क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो? प्रोफेसर ने दरियाफ्त किया और उसे बड़े गौर से देखा। कभी ऐसा मौका ज़िंदगी में ना आने देना कि बाद में पछताओ कि तुमने अपने ख्वाब क्यों ना पूरे होने दिए। उन्होंने बाहर नज़र डाली। वो देखो, तुमको कोई और बुला रहा है शायद, जाओ भागो। इतना कहकर वो झपाक से बराबर के कमरे में घुस गए। दीपाली सूरत से बरसाती में उतरी। पैगाम्बर नौजवान नीम तारीक लॉन पर मज़े से टहल रहा था। उसे देखकर वो सड़क पर आ गया। वो दोनों इमारत के फाटक से निकलकर बाहर सड़क पर पहुंचे। नौजवान ने कुर्ते की जेब से एक लिफाफा निकालकर उसे थमा दिया। रेहानदा ने कहा है ये ख़त दीपाली सरकार के ज़रिए कुमारी उमा राय को पहुंचा दिया जाए, जल्द अज जल्द। उमा राय? दीपाली ने चुपके से पूछा। लेकिन मैं तो उनको जानती भी नहीं। उमा देवी बीमार पड़ी हैं। उनके डीआईजी मामू उनके यहाँ मुकीम हैं। इस वजह से वुडलैंड पर पुलिस का पहरा है। उमा देवी के बेडरूम तक दीपाली सिर्फ तुम्हारी रसाई हो सकती है। नौजवान ने फिर बात शुरू की। चलो तुमको सुरेंद्र दा से मिलवाऊं। मेरी जगह ये अब तुम सबसे राब्ता रखेंगे। मैं बारिसाल जा रहा हूँ। वो दोनों तंग और नीम तारीक सड़क पर ज़रा और आगे बढ़े। एक दीवार के साए में एक और नौजवान उनका मुंतज़िर था। हेलो दीपाली, उसने बेतकल्लुफ़ी से कहा। सुरेंद्र दा? दीपाली ने हैरत से आंखें फैलाईं। आप खुले ख़जाने घूम रहे हैं? क्या माफ़ी मांग ली? उसने गुस्से से पूछा। नौजवान हंस पड़ा। तुमने दीपाली मेरे मुताल्लिक़ गलत अफवाह सुनी थी।
میں ابھی بلیک لسٹ پر نہیں ہوں۔ تم وہی کلاسیکل ریولیوشنریز کے زمانے کی بات کرتی ہو، اب تکنیک بدل چکی ہے۔ میرے کاکا کلاسیکل ریولیوشنری تھے، دیپالی نے اداسی سے کہا۔ وہ تینوں سر جھکائے تیز تیز چلتے گھوڑا گاڑی سٹینڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ساڑیاں تمہاری بک گئیں پورے 550 میں، سریندر مکھرجی نے سگریٹ سلگانے کے بعد دیا سلائی جھٹک کر ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ اچھا، دیپالی کا دل ڈوب گیا۔ ہاں، سریندر مکھرجی نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ جن صاحب کے پاس ہم یہ ساڑیاں لے کر گئے وہ تو ان کو دیکھ کر بالکل اچھل پڑے، کہنے لگے بھائی یہ تو میوزیم پیس ہیں، فوراً کلکتہ میوزیم کے لیے خریدواتا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ، سریندر مکھرجی نے سگریٹ کی راکھ جھٹک کر بات جاری رکھی، مزے کی بات یہ کہ قیمت جانتی ہو کس نے ادا کی؟ خود ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے۔ مسٹر کینڈول نے؟ مسٹر کینڈول ICS نے، سریندر نے جواب دیا۔ او ماں! خاندانی یادگاروں کے بکنے کا وقتی غم بھول کر دیپالی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ روپیہ ریحان دا کو وقت پر پہنچ گیا، کام شروع ہو چکا ہے، سریندر مکھرجی نے بات ختم کی۔ وہ پالکی گاڑیوں کے اڈے پر چوراہے کے مدھم لیمپ کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ سریندر مکھرجی یکلخت چھلاوے کی مانند رات کے کوہرے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دیپالی سرکار جو اس کی طرح چھلاووں کی عادی ہو چکی تھی، سکون سے گھوڑا گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں سوار ہوئی۔ پیغامبر نوجوان مقابل کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مسلمان کوچوان نے نحیف و نزار گھوڑے پر چابک لہرایا۔ گاڑی چرخچوں کرتی کچی سڑک کے گڑھوں پر سے گزرتی دیپالی کے گھر کی سمت روانہ ہو گئی۔